that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. क्या ये वही खबर थी जिसका दोनों मुल्कों के लोग इंतजार कर रहे थे? ट्रुथ सोशल पर कही डोनाल्ड ट्रंप की बातों में ट्रुथ कितना है? शाम होते होते पक्की हुई भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की खबर के पीछे की कहानी क्या है? भारत की शर्तों पर लड़ाई रुकने के मायने क्या हैं? भारत के कौन से कदम हैं जो अब उठाए जा चुके हैं और पाकिस्तान की राह आसान नहीं होने देंगे? सैन्य कार्रवाई रोकी जा रही है, ये कहते हुए भी भारत को पाकिस्तान के झूठों पर बात क्यों करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि पाकिस्तान को एलओसी पर कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K, Candid and Higher. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस का रिटूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति हो गई है। 10 मई की शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हो चुका है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। 10 मई को करीब शाम 6 बजे सिर्फ 90 सेकंड की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये बात कही। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल्स 12 मई की दोपहर एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन हमारे संघर्ष विराम की घोषणा हमसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। करीब 5:30 बजे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को शुभकामनाएं। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखते हुए दावा किया कि वेंस यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई हैं। हम शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की सराहना करते हैं। सीज़फायर की तस्दीक करता हुआ एक पोस्ट भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी आया। लिखा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपना अडिग रुख अपनाए रखा और आगे भी यही रुख अपनाता रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से भी एक पोस्ट आया जिसमें लिखा था, पाकिस्तान और भारत में तत्काल प्रभाव से सीज फायर पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्रालय की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओज ने दोपहर 3 बजे सीधे बात की। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया। उन्होंने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को बताया कि अगर अमेरिका और सऊदी अरब के नेता मध्यस्थता करते हैं तो पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत ने हमेशा से किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच में ले जाने के प्रयास किए हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक अहमद डार ने मौजूदा संघर्ष विराम का श्रेय तुर्की और ब्रिटेन समेत करीब 3 दर्जन देशों को दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि इस संघर्ष विराम में किसकी मध्यस्थता रही? ट्रंप का श्रेय लेने का प्रयास, इसे कैसे देखा जाए? 1980s में पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के 3 आका हैं और वो 3 आका हैं आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। और 2025 में ये 3 आका भी पाकिस्तान की मदद के लिए आए हैं और ये सबसे बड़ा जो आका है इनमें से है वो है अमेरिका। यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया है एक सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जबकि भारत ने अपने एयरफोर्स के ज़रिए
पाकिस्तान के एयरबेसिस पे हमला किया, यहाँ तक कि उनकी PAF एयरबेस जो सरगोदा में है, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है, वहाँ पर भी हमला किया है। इंडिया ने पहली बार बताया है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से डरती नहीं है और जो भी जवाबी कार्रवाई करना है उसे वो करेगी। और ये शायद पाकिस्तान को टोटली अनएक्सपेक्टेड एक अंजाम था जो वो कतई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिकन इंटरवेंशन मांगी और जिस वजह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने इंटरवीन किया और फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे एक टिप्पणी की और कहा कि दोनों अमेरिका की वजह से वो सीज़ फायर लाए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें एक पिछले कई डेकेड से एक ट्रेडिशन है, जो जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होती है, जंग होती है, तो अमेरिका इंटरवीन करती है और सीज़ फायर अनाउंस कराती है। जैसे कि 1986-87 में ब्रास टैक्स के बाद अमेरिका ने इंटरवीन किया है। 1990 के तनाव के बाद US ने इंटरवीन किया। 1999 में भी कारगिल जंग को उन्होंने सीज़ फायर ये जंग रोका था उन्होंने, और फिर फाइनली ऑपरेशन पराक्रम के बाद उन्होंने दोनों देशों में सीज़ फायर बनाया रखा है। और ये 2025 में भी यही बात हुई है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कम टू द रेस्क्यू ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन। हम दर्शकों को बता दें कि भारत सरकार ने किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर किसी भी किस्म की मध्यस्थता को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। ट्रंप प्रशासन अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाना जाता है, इसलिए हमें उन्हीं खबरों पर अभी यकीन करना चाहिए जो सरकार ने हमें दी है। बहरहाल इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच भारत से राजनीतिक रिएक्शंस भी आए। धीमे धीमे सोशल मीडिया हो या पॉलिटिकल सर्कल वापस से बिजनेस एज यूजुअल, क्रेडिट लेने की होड़ और विपक्षियों पर या पक्ष वालों पर लानत मलानत की शुरुआत भी हो चुकी है। देर आए दुरुस्त आए, 2-3 दिन पहले आया होता तो शायद जो खून खराबा हमें देखने को मिला, जो कीमती जानें हमने गंवाई, वो कीमती जानें आज महफूज होती। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने कॉल किया और बातचीत हुई। पहला ट्वीट कमाल की बात, भारत जैसे देश के बारे में, एक बहुलवादी विशाल लोकतंत्र के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मध्यस्थता वो कर रहे थे। इससे जो हमारी एक छवि है, उस छवि को बरकरार रखना मुझे असहज किया। और मैं अकेला नहीं हूं, कई लोग आज 71 को याद कर रहे हैं। एक ऑल पार्टी मीटिंग अब होनी चाहिए और एक विशेष सत्र संसद का होना चाहिए, ताकि देश यह जान सके देश ने क्या खोया और क्या पाया। क्या पहलगाम के जो आतंकी हमले के शिकार हुए उन परिवारों को न्याय मिला या नहीं मिला, ऐसे अनेक सवाल हैं। इस ऐतिहासिक संघर्ष विराम की खबर तब आई जब बीती रात भारत ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। क्या हैं ये कार्रवाइयां? संघर्ष विराम के फैसले के ठीक बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफ हुई, जिसमें भारत ने खुलकर बताया कि हमारे सैन्य एक्शन से पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं की भारी हानि हुई है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत ने पाकिस्तान की टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल, रडार साइट्स और वेपन स्टोरेज को, यानी जहां पर उनके हथियार जमा थे, उनका भंडार गृह, इसको ध्वस्त कर दिया है। इन शब्दों के मतलब भी आपको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब होता है जहां से सैन्य कार्रवाइयों के लिए आदेश दिए जाते हैं। रडार साइट्स वो जगह जहां से फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जाता है। वेपन स्टोर मतलब हथियार रखे जाते हैं। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान की 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया और इसकी जानकारी भी दी। एयर लॉन्च प्रिसीजन वेपन्स लॉन्च किए, मतलब लड़ाकू विमानों के जरिए ऐसी मिसाइलें छोड़ी गईं जो एकदम सटीक ठिकाने पर जाकर गिरी। भारत ने यह कदम तब उठाया जब पाकिस्तान की तरफ से 9 और 10 मई की दरमियानी रात
भारत के 26 सैन्य और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस दुस्साहस के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, पर पहले फोकस करते हैं भारत के एक्शन पर। भारत ने पाकिस्तान के इन 6 एयरबेस को निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तानी मिलिट्री का यह हेडक्वार्टर है, राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के दूसरे कमांडर इन चीफ मार्शल नूर खान के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया है। पहले इसे चकला एयरबेस कहा जाता था, चकलाला भी। यहीं से एयरफोर्स के ऑपरेशन चलते हैं, बड़े सैन्य अधिकारी भी यहाँ रहते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के 5 से 6 स्क्वाड्रन यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्वाड्रन यानी बेड़ा। वीआईपी अधिकारियों को लाने ले जाने की सुविधा भी, एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर होता है। इस एयरबेस को निशाना बनाकर भारत ने संकेत दिया कि कुछ भी हमारी पहुंच से, हमारी जद से बाहर नहीं है। दूसरा नाम मुरीद एयरबेस, ये चकवाल सिटी में है। पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशन यहीं से चलते हैं। भारत के ऊपर पिछले 2 दिनों से यहीं से ड्रोन हमलों की कोशिश हो रही थी। हाल फिलहाल के वर्षों में से एयरबेस का रणनीतिक महत्व बढ़ा है। यहाँ जासूसी करने वाले ड्रोन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा रफीकी एयरबेस, ये पूर्वी पंजाब में है पाकिस्तान के। इस एयरबेस में चीन के बने हुए JF-17 लड़ाकू विमान के कई स्क्वाड्रन मौजूद हैं। दूसरे फाइटर जेट्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इस एयरबेस का लंबा रनवे और एडवांस मेंटेनेंस इसे पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। अगला नाम है रहीम खान एयरबेस का, जो कि पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में स्थित है। इस एयरबेस को इस शहर के पास बने होने के चलते ये नाम मिला। इसका स्ट्रेटजिक महत्व है लोकेशन की वजह से। दक्षिणी और पूर्वी पाकिस्तान में यहाँ से तुरंत तैनाती की जा सकती है। राजस्थान की सीमा से लगे फॉरवर्ड इलाकों में एंगेजमेंट के लिए भी पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला नाम सुक्कुर एयरबेस, ये भुलारी में है। पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची शहरों के बीच ये स्थित है। हाल फिलहाल इसे खोला गया और यहाँ 19 के करीब स्क्वाड्रन हैं। यहाँ से अमेरिका से लिए F-16 और दूसरे फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगला नाम है कसूर स्थित चुनिया एयरबेस का। पाकिस्तानी वायुसेना का ये सबसे बड़े एयरबेस में से एक है। लाहौर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ भारत की वायुसेना ने कार्रवाई की, दूसरी तरफ थल सेना ने LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलाबारी का भी जवाब दिया। ADGPI की तरफ से आई एक पोस्ट में बताया गया कि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त किए। बात आतंकियों की तो 10 मई के दिन एक और जानकारी सामने आई। दर्शकों को पता है कि भारत ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात भी सर्वदलीय बैठक में कही थी। अब इनमें से 5 दुर्दांत आतंकवादियों के डिटेल्स भी सामने आए हैं। मुदस्सर खादियान, ये लश्कर तैयबा का खास आतंकवादी था। मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा का इंचार्ज था। इसके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का नाम लेते हुए इस पर फूल चढ़ाए गए। मुदस्सर के जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ी गई। ये स्कूल जमात-उद-दावा का आतंकी हाफिज अब्दुल्ला रऊफ चलाता है। इस नमाज में पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और पाक पुलिस के IG भी मौजूद थे। दूसरा आतंकवादी खालिद, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। ये खालिद उर्फ अबू आकाशा जम्मू कश्मीर में हुई कई टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा, हमलों में भी। अफगानिस्तान से हथियार तस्करी भी करता था। ये फैसलाबाद में जब इसका जनाजा निकला तो पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी और फैसलाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी मौजूद थे। अगले आतंकवादी का नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। जैश के फाउंडर आतंकी मौलाना मसूद अजहर का ये बड़ा साला था। हाफिज बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज भी था। साथ ही जैश के लिए फंड रेजिंग का काम करता था। युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें कट्टरपंथी बनाना, इसमें भी उसकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा अगले आतंकवादी का नाम है मोहम्मद यूसुफ। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकवादी था और इसको उस्ताद जी मोहम्मद सलीम और घोसी साहब भी कहा जाता था। ये भी मौलाना मसूद अजहर का साला था। जैश के लिए वेपन ट्रेनिंग का जिम्मा संभालता था। जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों में शामिल था। कंधार हाईजैक का वांटेड भी था। 5वां आतंकी मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा और पाकिस्तान में जैश का ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा। भारत ने इसके अलावा पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की भी बखिया उधेड़ी। पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतगढ़, S-400 डिफेंस सिस्टम, नगरोटा का गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का झूठा दावा किया था। भारत ने बताया कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली
सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हरियाणा के सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया, लेकिन इसके जवाब में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 10 मई के टाइम स्टैम्प के साथ वहां की तस्वीरें दिखाई। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी ऐसे हवाई दावे हो रहे थे। प्रेस ब्रीफिंग में वहां की फुटेज भी दिखाई गई। इसमें आप देख सकते हैं वहां का रनवे दुरुस्त दिख रहा है, सब कुछ सामान्य है। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर बात की और उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, जो कि वहां है नहीं। It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. शाम को रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की भी पोल खोली जिसमें उसने भारत पर मस्जिदों पर हमले का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान के कुछ और झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं हमारे फैक्ट चेक के साथी शुभम। पाकिस्तान अभी भी झूठ फैला रहा है। दावा नंबर 1, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक दावा किया गया कि भारत की विंग कमांडर, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शिवांगी सिंह को पाकिस्तानियों ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें एक सेना की जवान जमीन पर लेटी नजर आ रही है, जबकि सच्चाई यह है कि वायरल तस्वीर साल 2023 की है, यानी 2 साल पुरानी, और इसमें नजर आ रही महिला स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह नहीं है, बल्कि एक ट्रेनी पायलट जिनका नाम भूमिका है। दरअसल 2023 में इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट किरण कर्नाटक के चामराजनगर जिले में नियमित प्रशिक्षण के दौरान क्रैश हो गया था। हालांकि इससे प्रभावित हुए पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इनमें से एक पायलट भूमिका भी थी। इसके अलावा भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने भी विंग कमांडर शिवांगी सिंह के पकड़े जाने के दावे का खंडन किया है। दावा नंबर 2, एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे हालिया तनाव के दौरान सिख समुदाय से जुड़े लोग भारतीय सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वीडियो करीब 2 हफ्ते पुराना लुधियाना के अखाड़ा गांव का है, जहां के ग्रामीण एक बायोगैस प्लांट के निर्माण का विरोध कर रहे थे। वे सेना के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे थे। वीडियो का भारतीय सेना या भारत पाकिस्तान तनाव से कोई लेना देना नहीं है। दावा नंबर 3, पाकिस्तान के पत्रकार झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहां के पत्रकार हामिद मीर ने 10 मई को एक पोस्ट किया जिसमें भारत के उधमपुर एयरबेस को ध्वस्त किए जाने का दावा किया गया। अपने पोस्ट के साथ हामिद मीर ने एक वीडियो भी नत्थी की है। सच्चाई ये है कि वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ में 8 मई को एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का है। वीडियो का भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव से कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखिए, हमने पाकिस्तान को जवाब भर दिया है। उनके एयरबेस पर हमले भी बीती रात पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का जवाब थे। क्या किया था पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात? पड़ोसी देश ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सैन्य और रिहायशी इलाकों की तरफ ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी। 26 जगहों पर हमले की कोशिश। श्रीनगर, कुपवाड़ा, सांबा, पुंछ, अवंतीपोरा, उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर इसमें शामिल है। भारत के सैन्य तंत्र ने ज़्यादातर खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया। एक ड्रोन पाकिस्तान के फिरोजपुर में गिरा, जिसकी वजह से कुछ भारतीय नागरिक घायल हुए। घटनास्थल से आई तस्वीरों में देखा गया कि कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मवेशी भी घायल हुए। 10 मई की सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान की इस करतूत की जानकारी दी। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की
गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। आपने अब तक के चेन ऑफ इवेंट्स जाने, सीज फायर की खबर की बात को विस्तार से समझा। इस बीच हम एक बात साफ करना चाहते हैं, दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन सिंधु नदी समझौता जो हमने होल्ड पर रखा था अभी भी होल्ड पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कूटनीतिक कदम उठाए थे वो अभी भी लागू हैं। अब आगे की बात, सीमावर्ती इलाकों की तरफ चलते हैं। शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ और जम्मू जिलों में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा भी शामिल हैं। थापा और उनके स्टाफ के 2 लोग उस समय सरकारी आवास पर थे जब वहां एक मोर्टार गिरा, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक जताते हुए कहा कि हमने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को खोया है। थापा ने कल ही उप मुख्यमंत्री के साथ जिले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और वो मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन मीटिंग में भी शामिल हुए थे। शनिवार सुबह 7:30 बजे पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई शेलिंग में सूबेदार मेजर पवन कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए। वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। 25 पंजाब रेजिमेंट में सर्व कर रहे थे। 48 साल के थे। 2 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था। पवन कुमार के पिता भी सेना में हवलदार थे। परिवार में माता, पिता, पत्नी, एक बेटा और बेटी है। पाकिस्तान की ओर से राजौरी में हुई फायरिंग में 2 और लोगों की मौत हुई। इनमें 2 साल की आयशा नूर और 35 साल के मोहम्मद शोहेब शामिल हैं। 3 लोग घायल भी हुए। राजौरी के अलावा पुंछ के मेढर सेक्टर में एक मोर्टार गिरने से 55 साल की रशीदा बी की मौत हुई। आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हुई फायरिंग में स्थानीय निवासी अशोक कुमार की मृत्यु हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से फायरिंग हो रही थी, जिसमें अब तक जम्मू कश्मीर के 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7 मई को पुंछ में 12 लोग मारे गए, जबकि 8 मई को उड़ी और पुंछ में 2 और लोगों की मौत हुई। 10 मई की सुबह राजकुमार थापा समेत 5 और लोगों की जान गई। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी गोलीबारी मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिविलियंस के घरों पर हो रही शेलिंग की वजह से लोग घर छोड़कर जा रहे थे, पर इसलिए नहीं कि उन्हें जान का खतरा था, वो तो था ही, पर उससे ज़्यादा उन्हें यह था कि भारतीय सेना खुलकर पाकिस्तान को जवाब दे सके। फिलहाल सीज फायर हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी हालात कैसे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी सिद्धांत और विजय। सीज फायर के ऐलान के बाद भी खासकर उन इलाकों के लोगों में अभी भी गहरा असंतोष है और गहरा कन्फ्यूजन है जो जम्मू के लॉन्ग बसे हैं। यानी आप नीचे पठानकोट जो पंजाब का इलाका है वहाँ से ऊपर आएँ, सांबा, कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ, इन सारे इलाकों में अभी भी अविश्वास की स्थिति है लोगों में। लोग ये कह रहे हैं सीज फायर हुआ है तो अच्छा है, लेकिन सीज फायर वॉयलेशन नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास है बार बार सीज फायर को वॉयलेट करने का। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारे पास अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि नौशेरा और राजौरी में ब्लास्ट सुने गए हैं, वायलेशन हुआ है। अभी तक हम ये जानकारी पुष्ट नहीं कर सके हैं, फिर भी आप अलर्ट रहिए। लगातार लोगों को ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। रात को 8 बजे का समय है, 8 सवा 8 बजे का समय, अभी भी पुंछ एरिया की सारी लाइटें जली हुई हैं। लोग घरों के बाहर हैं, मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, फिर भी उनका विश्वास बना नहीं है। वो लास्ट मिनट के अरेंजमेंट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। कई गुरुद्वारों में, कई मंदिरों में 3-3, 4-4 दिनों बाद कीर्तन हो रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है, उनकी लाइटें जलाई गई हैं, धोया पोछा गया है, उसको वहाँ पे सजावट की गई है। फिर भी अगर आप मार्केट में घूमते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि डोंट बिलीव ऑन सीज फायर नाउ बिकॉज द अदर पार्टी हियर इज़ पाकिस्तान। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। और संघर्ष विराम हुआ है, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। देखना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद के प्रोविजन को किस तरह से जारी रखता है। हमारी सरकार और हमारे समाज को एक भी रहना होगा और अपनी सैन्य और राजनयिक गतिविधियों को दुरुस्त भी रखना होगा। आज जब आप और हम अपने घरों में सोएं तो याद रखें, सरहद पर सैनिक अभी भी तैनात हैं और चौकन्ने हैं। और याद रखें कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों को क्षतियाँ हुई हैं। तो अपनी प्रार्थनाओं में उन सबको शरीक रखिए, शामिल रखिए। जय हिंद।